कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूपी पीजीटी, यूजीसी, नेट, झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सिलेबस हो। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का टॉपिक को यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जिस थिंकर के बारे में हम लोग को पढ़ना है वो हो जाएंगे विल्फ्रेडो पेरेटो। इनकी थ्योरी को हम लोग देखेंगे। इनकी जो 6 थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है, तो आज हम लोग 2 थ्योरी के ऊपर में डिस्कस करेंगे। पहले मैं सोची कि उनकी 6 थ्योरी का क्लास लेकर आऊँगी, तो उसके लिए आज का क्लास स्किप कर देती हूँ, कल ही उसको अपलोड करूँगी। तो फिर मुझे याद आया कि मेरी जो सब्सक्राइबर फ्रेंड है उन्होंने मुझे आज कमेंट किया कि मेरे द्वारा जो उनको मटेरियल दिया गया है, जो मैं क्लास ली हूँ, या फिर जो थिंकर्स और बुक्स के रिलेटेड जो नेम्स मैंने बताए हैं उसको उन्होंने चार्ट बनाकर वो अपने किचन में लगा के रखी हैं। वो एक हाउस वाइफ है और उसको वो याद करती है। तो मैंने सोचा कि जब उनके अंतर्गत इतना कमिटमेंट है तो फिर मैं क्यों कमिटमेंट से अपने पीछे हटूं, कि मैंने जो आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि हम लोग सोशियोलॉजी के सिलेबस को क्लियर करेंगे। तो इसलिए आज के हम लोग 2 टॉपिक को, इनका 2 थ्योरी को कवर करेंगे और कल के क्लास में बाकी जो इनकी थ्योरीज हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। और ये जो विल्फ्रेड पेरेटो जी हैं ये हमारे यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, ये हमारे यूपी पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, और झारखंड लेडीज सुपरवाइजर में तो वो सिलेबस में दिया ही गया है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी नहीं मुझे भूलिए, क्योंकि वीडियो लाइक करने से मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो देखिए, विल्फ्रेड पेरेटो जी की थ्योरी को जानने से पहले इनकी हम लोग थोड़ी जन्म तिथि को देख लेते हैं। तो इनका जन्म 15 जुलाई 1848 को फ्रांस के पेरिस में हुआ था, और इनकी मृत्यु 19 अगस्त 1923 को स्विट्जरलैंड में हुई थी। इनके अगर महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में बात करें तो इन्होंने अभिजात वर्ग का सिद्धांत दिया, इन्होंने तार्किक क्रिया एवं अतार्किक क्रिया दिया। इसके प्रकार के उनके जो थ्योरीज है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हम लोग 2 क्लास में कवर कर लेंगे। और विल्फ्रेड पेरेटो तो समाजशास्त्री थे ही, साथ ही साथ वो इटली के इंजीनियर भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, यानी वो समाजशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को किया है। तो आज जो हम लोग 2 थ्योरी को देखेंगे, इसके अंतर्गत जो हमारा पहला है वो है तार्किक क्रिया एवं अतार्किक क्रिया, जिसे लॉजिकल एक्शन एंड नॉन लॉजिकल एक्शन बोला जाता है। और सेकंड इनकी जो थ्योरी है वो है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, जिसे अभिजात वर्ग का चक्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इनकी दोनों थ्योरी को देखते हैं। देखिए, तार्किक क्रिया यानी लॉजिकल एक्शन और अतार्किक क्रिया मतलब नॉन लॉजिकल एक्शन। जो लॉजिक लगा के तर्क के माध्यम से जिस क्रिया को किया जाए, जिस फैक्ट को बोला जाए, वो लॉजिकल एक्शन के अंतर्गत आएगा। और जो बिना तर्क के, तो किस आधार पर होगा, तो लॉजिकल एक्शन जो है ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, या हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जिसमें हमारे वैज्ञानिक तौर तरीके, हमारा तर्क, हमारा प्रत्यक्ष, हमारा जो दर्शन है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और नॉन लॉजिकल में हमारे भावनात्मक पक्ष आ जाएंगे, भावनात्मक, ये व्यक्तिनिष्ठ भी हो जाएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया व्यक्तिनिष्ठ पक्ष, या फिर इसको इंग्लिश में सब्जेक्टिविटी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, किसी जगह पे कोई व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो जिस जगह पे एक्सीडेंट होता है वो घटना स्थल में जो लोग मौजूद रहते हैं, यानी जिसको हम लोग प्रत्यक्षदर्शी या फिर चश्मदीद गवाह बोलते हैं, उन्होंने देखा कि नहीं, वो आदमी तो मोटरसाइकिल ठीक चला के जा रहा था, लेकिन एक कुत्ते का बच्चा आ जाता है, उसको बचाने के चक्कर में वो गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है। तो ये तो लॉजिकली फैक्ट हो गया, आंखों देखा बात हो गया, वैज्ञानिक बात हो गया कि हाँ वो गलत कुछ नहीं बोला है। लेकिन
जो व्यक्ति मान लीजिए वो जिस गांव का है या जिस शहर का है, जिस एरिया का है, वहां के लोग बोलेंगे कि अच्छा उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे वो तो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है, अरे वो तो शराब पी के गाड़ी चलाता है, अरे उसने तो हेलमेट नहीं पहना होगा, जरूर वो रेस लगा रहा होगा किसी के साथ इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब क्या हो गया, भावनात्मक मतलब मनगढ़ंत बात, जो उसने देखा नहीं है, बस अपने मन से ऐसे जोड़कर उसको बोल दिया कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भावनात्मक या व्यक्तिनिष्ठ पक्ष के अंतर्गत नॉन लॉजिकल तर्क हो गया, जिसमें कोई आधार ही नहीं है, जिसका जो मनगढ़ंत है, जो आंखों देखा कोई बात नहीं है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप झारखंड लेडी सुपरवाइजर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है कि ठीक है हमको एग्जाम पास करना है। तो हमारे लक्ष्य के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत है, साधन की जरूरत है। तो साधन कौन हो जाएगा, एक यूट्यूब माध्यम हो जाएगा, गूगल हो जाएगा, बुक्स हो जाएंगे। तो इसी माध्यम से हम पढ़ के अपना लक्ष्य जो है मैं उसको पा लेते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया है लॉजिकल तर्क के अंतर्गत कि हाँ हमको अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये मेरे पास साधन थे, तो उससे हम इसको पढ़ के एग्जाम को क्रैक किए। अब क्या होगा, जो नॉन लॉजिकल तर्क के अंतर्गत आ जाएंगे वे बोलेंगे हम तो पढ़े नहीं थे, हम ऐसे ही फॉर्म निकला भर दिए, जाके एग्जाम दे दिए, मेरा हो गया। या फिर जो लकी ड्रॉ का माध्यम आप ले सकते हैं कि लकी ड्रॉ में कोई व्यक्ति टिकट काटा तो उसको लग गया तो वो 1 करोड़ का मालिक बन गया, बिना लॉजिकल, कोई उसका तर्क ही नहीं है, कोई इतना मेहनत कर रहा है उसका नहीं हो रहा है और वो बिना लॉटरी काट के हो गया। तो ये किसके अंतर्गत हो जाएंगे, नॉन लॉजिकल फैक्ट के अंतर्गत। इसी को विल्फ्रेड पेरेटो ने अपनी थ्योरी में समझाया कि जो हमारा आंखों देखा हाल होता है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन मौजूद रहते हैं, वो तार्किक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो भावनात्मक पक्ष, जो मनगढ़ंत बात हो जाएगा, जिसका कि कोई आधार नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो नॉन लॉजिकल एक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इनकी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि अभिजात वर्ग का चक्रीय सिद्धांत। तो इस थ्योरी को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि परिभ्रमण का क्या अर्थ होता है। तो परिभ्रमण को बोला जाता है हिंदी में घूमना, यानी चक्कर लगाना, घूमना। और अभिजात वर्ग क्या हो जाएगा, तो कुलीन वर्ग हो जाएंगे। अभिजात वर्ग किसे कहा जाता है, कुलीन वर्ग को, मतलब श्रेष्ठ वर्ग को, ऊंचे वर्ग को। इसके अंतर्गत कौन लोग आ जाएंगे, जिनके पास मान सम्मान अधिक हो। क्या हो, जिनके पास मान सम्मान अधिक हो, जिनके पास प्रतिष्ठा हो, जो ऊंचे पद पर आसीन हो, जिनके पास अर्थ अधिक हो, यानी पैसा धन अधिक हो। तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, कुलीन वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका वर्णन करने के लिए विल्फ्रेड पेरेटो ने इसके 2 आधार बताएंगे। एक तो हम लोग राजनीतिक आधार पर कुलीन वर्ग को वर्गीकृत कर सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आर्थिक आधार पर हम कुलीन वर्ग को वर्गीकृत करते हैं। तो इस तथ्य को समझाने के लिए मैं राजनीतिक आधार का उदाहरण ले रही हूं। तो उसके थ्योरी को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। तो मैं झारखंड की ही राजनीति को अपने इस थ्योरी में यूज़ कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट या अनसपोर्ट करने की बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये थ्योरी जैसे समझ में आए इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। तो इसलिए आप इसको अन्यथा कुछ ना समझे। तो देखिए, परिभ्रमण मतलब क्या हो गया, घूमना। तो कैसे घुमा जा रहा है, एक सर्कल के माध्यम से घुमा जा रहा है। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि जो कुलीन वर्ग होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमेशा कुलीन वर्ग हमेशा ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। तो कुलीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं निम्न वर्ग। ये ज्यादा सुटेबल लगेगा सुनने में। ठीक है, कुलीन वर्ग कहाँ हो गया, ऊपर में, और निम्न वर्ग कहाँ हो गए, नीचे में। तो मैं बात कर रही हूँ किसका, झारखंड का बात कर रही हूँ। ठीक है, तो झारखंड के अंतर्गत अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो किस पार्टी के हैं, तो जेएमएम के हैं। और इसके विरोधी दल कौन हो जाएंगे,
तो जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे तो वो बीजेपी के थे। अब मान लीजिए 2024 में चुनाव होने वाला है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो अपने बातों को बताया है, जो यहाँ की जनता के लिए वे प्रॉमिस किए हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट के लिए वे प्रॉमिस किए हैं, अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो क्या इनकी जनता इनको वोट देगी, इनको सपोर्ट करेगी? सपोर्ट नहीं करेगी तो ये फिर कहाँ आ जाएंगे? हार जाएंगे। हार जाएंगे तो ये इनका जो चक्का है घूम कर कहाँ चला जाएगा? चला आएगा नीचे। और बीजेपी को अगर इनको सपोर्ट कर दिया गया तो इनका चक्का चला जाएगा ऊपर, तो बीजेपी फिर हो जाएगी कुलीन वर्ग और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जाएगा फिर निम्न वर्ग। तो इसी सिद्धांत को उन्होंने अपने दिया था अभिजात वर्ग का परिभ्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत। और इसका आर्थिक आधार भी हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे देखिए कोई कंपनी है, उसमें जो वर्कर लोग काम करते हैं तो उसके अंतर्गत जो वर्कर काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो काम को सीख रहे हैं, सीखते सीखते वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किए, उनका बिजनेस चल गया। ठीक है, तो जो लेबर थे वो निम्न वर्ग के अंतर्गत आ गए और कंपनी का मालिक जो था वो आपका कुलीन वर्ग के अंतर्गत आ गया। तो लेबर जब काम करते करते अच्छा किया, वो उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो वो ऊपर चला गया। लेकिन कंपनी का जो मालिक था वो उतना अपना पैसे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इधर उधर अपना पैसा को खर्चा कर दिया, उसका शेयर डूब गया, उसका व्यापार डूब गया, तो वो फिर कहाँ चलाएगा? निम्न वर्ग के अंतर्गत। तो आपका व्यापार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी हमें ये परिभ्रमण का सिद्धांत देखने को मिलता है और राजनीति के क्षेत्र में भी हमें ये चक्रीय सिद्धांत, ये परिभ्रमण का सिद्धांत देखने को मिलता था। इसी थ्योरी को विल्फ्रेड पेरेटो जी ने अपनी थ्योरी में बताया था। तो आई होप आपको ये दोनों थ्योरी अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।